हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित चुनावी सभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मेरी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को 5 साल और बढ़ाएगी। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की ताकत देता है। कांग्रेस ने गरीबों को धोखे के सिवा कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र में रही वह गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। इस दौरान मोदी ने कहा कि देश में गरीबी सबसे बड़ी जाति है और मोदी हर गांव का और हर गरीब का भाई और बेटा है। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित सभा में भी इस तरह की घोषणा करते हुए कहा कि मुफ्त राशन योजना का विस्तार मोदी की गारंटी है। दुर्ग में उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मोदी को दिन रात गाली देते हैं, मैं हर दिन 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। उसके बाद ये स्टेटमेंट उनका आया था। बढ़ता वायु प्रदूषण थामने को हवा में मार रहे तीर। कई वर्षों की कसरत और करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के सटीक और सही स्रोतों की अब तक पहचान ही नहीं हो पाई है। सिर्फ कुछ आंकड़ों के आधार पर हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ने से पहले दिल्ली एनसीआर सहित वायु प्रदूषण से घिरे राज्यों को निगरानी के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में सेंसर लगाने को कहा गया था, जो कि नहीं लगे हैं। वायु प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्रालय को तकनीकी सहयोग देने वाली आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी के मुताबिक जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो वायु प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए सेंसर की जरूरत होती है, इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में सभी उद्योगों को पीएनजी और सीएनजी में तब्दील कर दिया गया है और व्यावसायिक जो वाहन होते हैं उनको सीएनजी में बदल दिया गया है। इसके बाद भी हवा में कभी नाइट्रोजन ऑक्साइड तो कभी सल्फर की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई देखी गई है। यह आखिर आ कहां से रहा है? सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है। जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ा है उसकी पहचान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी बढ़ाने की इसमें जरूरत बताई जा रही है। दिल्ली में अगर हम सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें, जो राष्ट्रीय राजधानी है, कि दिल्ली के हर 1 किलोमीटर पर सेंसर लगाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक दिल्ली में महज 40 सेंसर ही लगे हुए हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अकेले पराली संकट से निपटने को केंद्र ने करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो लगभग शून्य दिख रहा है। जमानत पर रिहा आतंकवादियों को जीपीएस ट्रैकर पहनाने की शुरुआत। देखिए, जम्मू कश्मीर में जमानत पर रिहा होने के बाद भी आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर और अलगाववादी किसी भी तरह से पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बच नहीं पाएंगे। वह कहां हैं, इस बात की जानकारी पल पल पुलिस को मिलती रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर एक्लेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो इस तरह से बैंड की तरह होगा और आतंकवादियों के पांव में पहनाया जाएगा। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन समेत विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए बतौर ओजीडब्ल्यू काम करने के आरोपित गुलाम मोहम्मद बट को यह पहना भी दिया है। उसे अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में जमानत व पैरोल पर छूटे आरोपितों व घर में नजरबंद तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इसका उपयोग सबसे पहले शुरू किया है। आरोपित गुलाम मोहम्मद बट कट्टरपंथी हुर्रियत के मारे जा चुके चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का भी करीबी है। वह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का भी विश्वस्त है। गुलाम मोहम्मद बट को वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी फंडिंग मामले में एक संयुक्त कार्रवाई में श्रीनगर में पकड़ा था। नेक्स्ट न्यूज है कि फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती विधायिका। देखिए, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते हैं कि जब वह मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी
प्रतिक्रिया देगा। सरकार की विभिन्न शाखाओं और न्यायपालिकाओं में यही फर्क है। सीजेआई ने कहा कि एक विभाजनकारी रेखा यह है कि अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अगर किसी विशेष मुद्दे पर फैसला दिया जाता है और इसमें कानून में खामी का जिक्र किया जाता है तो विधायिका उस खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है। विधायिका यह नहीं कह सकती है कि फैसला गलत है और इसलिए हम फैसले को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी भी अदालत के फैसले को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान में मियांवाली एयरपोर्ट बेस पर हमला, 9 आतंकवादी ढेर। पाकिस्तान के मियांवाली एयर बेस पर शनिवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में पाक सेना के 3 विमान और 1 फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि कोई मरा नहीं है। जवाबी कार्रवाई में पाक सेना ने सभी 9 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान में 3 अलग अलग आतंकी हमले में 17 सैनिक मारे गए थे। पाक सेना ने बताया कि 9 आतंकवादियों ने शनिवार तड़के पंजाब प्रांत में स्थित वायुसेना के प्रशिक्षण अड्डे पर हमला किया। सेना ने पुष्टि की कि हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ अभियान पूरा हो गया है और सभी 9 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार, लेकिन सांस पर आफत अभी भी बरकरार। भले ही राजधानी में शनिवार को प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार हुआ हो, लेकिन लोगों को खास तरह की राहत नहीं मिली है। सांस पर आफत बरकरार है। प्रदूषित तत्वों की वजह से आंखों में जलन व लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं पहुंचने व वातावरण में धूल के कारण दिल्ली पूरे दिन स्मॉग के चादर में लिपटी रही। एनसीआर के ज्यादातर शहरों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही रही है। लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार, सोमवार और मंगलवार को भी AQI गंभीर श्रेणी में ही रहेगा। CPCB की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का AQI 415 रहा, जो गंभीर श्रेणी में है। एक दिन पहले दिल्ली का AQI खतरनाक श्रेणी में 468 था। CPCB की ओर से जारी 241 शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को भी ग्रेटर नोएडा देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में था। वहां का AQI खतरनाक श्रेणी यानी कि 490 दर्जे को चला गया, जबकि AQI का जो खतरनाक स्तर है वो 400 है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, आम चुनाव में भाजपा का समर्थन करने को सभी बाधाएं तोड़ देगी जनता, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जनता 2024 के आम चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के लिए सभी बाधाओं को तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण की नींव रखते हुए कई वास्तविक, धारागत व अंतरंजित बाधाओं को तोड़ दिया है। देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वे दिल्ली में एक मीडिया हाउस की ओर से आयोजित लीडरशिप समिट में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंशवादी शासन और भाई भतीजावाद भारत के लिए असली बाधा थे। उनकी सरकार लगातार बदलाव ला रही है। गत कुछ वर्षों में आम आदमी सशक्त हुआ है और खुद को प्रोत्साहित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम की थीम बाधाओं से परे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम इस बात के प्रमाण होंगे कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे इन बदलावों को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। नेक्स्ट न्यूज है, हमास इजराइल युद्ध से हालात बेहद जटिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमास और इजराइल युद्ध से पैदा हालात को बेहद जटिल करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से दूर रहने के भारत के फैसले को भी उचित ठहराया है। शनिवार को एक मीडिया हाउस के लीडरशिप समिट कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमलों को आतंकवाद बताया गया है। उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे पर वार्ता के जरिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार समाधान निकालने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह एक बहुत ही जटिल स्थिति है और इस पर कई संभावनाएं भी हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, मगर इतना जरूर है कि ये कम से कम अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मौजूदा संकट I2U2 जो भारत और अमेरिका की वार्ता होने वाली है
उसके तहत की गई पहल और महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना के क्रियान्वयन को प्रभावित करेगा। तो उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया कि इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना या स्टेटमेंट देना जल्दबाजी होगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के जरिए होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री। अगले सप्ताह 5 राज्यों में शुरू हो रहे विधानसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने शनिवार को चुनावी बॉन्ड के 29वें चरण की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की 29 शाखाओं के जरिए कराने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि एसबीआई 6 नवंबर से 20 नवंबर 2023 के बीच अपने 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड को निर्मित करने या उन्हें जो इसे लेना चाहे चुनावी बॉन्ड को 15 दिन के लिए ले सकता है, वो 15 दिन तक वैलिड होंगे। इनकी अवधि समाप्त होने के बाद यदि कोई राजनीतिक दल इसे बैंक से बुलाने की कोशिश करता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि एफटीए के लिए भारत ब्रिटेन के शीर्ष स्तर पर कोशिश। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए को लेकर शीर्ष स्तर पर कोशिश की गई है। देखिए एफटीए के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एफटीए एक टैरिफ की तरह कार्य करता है जिसमें कि कई जो वस्तुएं होती हैं उस पर जो चार्ज लगता है उसे कम कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो लाभ है वो जनता को मिलता है। जब टैक्स नहीं होगा तो जनता को वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर हो रही बातचीत की प्रगति की समीक्षा की। एफटीए पर कई अड़चनों के बावजूद वार्ता जारी है। बताया गया है कि अक्टूबर 2023 में ही दोनों देशों के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए पीएम सुनक ने भारत आने की संभावना जताई जा रही थी। अब उम्मीद है कि मोदी और सुनक की तरफ से पहल के बाद एफटीए को लेकर बातचीत जल्द पूरी होगी। पिछले वर्ष भी दोनों नेताओं ने एफटीए समझौते को लेकर अड़चनों को दूर करने की पहल की थी। दोनों नेता मानते हैं कि समझौता ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों देशों को समान तौर पर फायदा मिले। नेक्स्ट न्यूज़ है पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव। विमान के पायलटों और चालक दल के सदस्यों की थकान को लेकर चिंताओं के बीच नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने जो उड़ान के चालक दल के सदस्यों की सेवा के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। डीजीसीए ने रात में उड़ने वाले फ्लाइट के लिए अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी की अवधि को 13 से घटाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें पायलटों के आराम के लिए अधिक समय का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है कि अधिक दक्ष युवा विमान चालक तैयार किए जाएं। चौधरी वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने शनिवार को कहा कि समय की मांग है कि अधिक दक्ष युवा विमान चालक तैयार किए जाएं। साथ ही ये भी कहा कि सीखने के पारंपरिक माहौल से परे जाने की जरूरत भी है, यानी प्रशिक्षण के लिए पारंपरिक शिक्षण वातावरण से हटकर काम किया जाना चाहिए। वह यहाँ ताम्बरम वायुसेना स्टेशन में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारतीय तटरक्षक जहाज समर सेवा मुक्त। भारतीय तटरक्षक जहाज समर को शनिवार को कोच्चि के तटरक्षक जेट्टी पर आयोजित सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गोवा में कमीशन किया था। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। समर 102 मीटर लंबा है और इसकी अधिकतम गति 21 नॉट है। इसने सेवा काल में लगभग 54,000 घंटों में 5,68,700 मील से अधिक की दूरी तय की है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे 12 नए क्षेत्र। देखिए मैन्युफैक्चरिंग को सरकार अगले चरण में ले जाना चाहती है और इस काम की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है। नीति आयोग फिलहाल उन सेक्टरों की पहचान करने में जुट गया है जिनमें भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। कम से कम 12 सेक्टर की पहचान
की जाएगी और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। वर्ष 2020 में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम की शुरुआत की थी। अब तक सरकार 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम की घोषणा कर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर में पीएलआई स्कीम के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। बाकी के कई सेक्टर में अभी उत्पादन शुरू होना बाकी है। नीति आयोग सूत्रों के मुताबिक औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन बैटरी, सेमीकंडक्टर जैसी वस्तुओं की मांग आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाली है। घरेलू बाजार में 5G स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़कर 57% पहुंच गई है। देखिए, जुलाई सितंबर 2023 के दौरान देश में कुल स्मार्टफोन बाजार में 5G स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़कर 57% पर पहुंच गई है। साइबर मीडिया रिसर्च की नई रिपोर्ट के अनुसार 5G स्मार्टफोन की बाजार हिस्सेदारी में बीती तिमाही में वार्षिक आधार पर 78% की वृद्धि रही है। बीती तिमाही में देश में 11 अरब डॉलर मूल्य के 5G स्मार्टफोन की थोक बिक्री रही है। 5G स्मार्टफोन बाजार में 23% हिस्सेदारी के साथ सैमसंग शीर्ष पर रही है। इसके बाद 16% हिस्सेदारी के साथ वीवो का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार बीती तिमाही में विभिन्न कंपनियों ने 44 नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्व को नुकसान पहुंचा रही MNC। भारत में काम करने वाली अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्य मैसेज की जगह व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। ये कंपनियां ग्राहकों को अपना संदेश सामान्य SMS की जगह टेलीग्राम व व्हाट्सएप के जरिए दे रही है। दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि इससे ना तो उन्हें राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि यह देश की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है। इस बारे में दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल को गत मंगलवार को पत्र लिखकर उचित कदम उठाने को कहा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज। नेपाल में भूकंप आया था, उसमें 157 लोग मारे गए हैं। इस न्यूज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। गाजा इजराइल हमला जो युद्ध है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुओं के प्रति बढ़ते घृणा अपराध के खिलाफ लंदन असेंबली में प्रस्ताव। ब्रिटेन में हिंदुओं के प्रति बढ़ते घृणा अपराध के खिलाफ भारतवंशी कृपेश हिरानी ने लंदन असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस में हिंदुओं को लक्षित घृणा अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने और विश्वास बहाली के लिए हिंदू समुदाय के साथ काम करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा, लंदन और इसके बाहर हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। हिरानी ने कहा कि दुख की बात है कि पिछले साल हिंदुओं को लेकर घृणा अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। धार्मिक रूप से प्रेरित इस अपराध का सामना करने वाला हिंदू दूसरा सबसे संभावित समूह है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 5 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।